आप जानना चाहते हो इतने बड़े साम्राज्य पे शिशुनाग वंश के लोगों ने कैसे कब्जा कर लिया? क्या आपको जानना है ये शिशुनाग कौन था? क्या आपको जानना है ये काला शोक कौन था? क्या आपको जानना है शिशुनाग वंश का फिर अंत कैसे हो गया? तो गाइस आपने बोली सही वीडियो, यू आर वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करें शिशुनाग वंश यानी कि शिशुनाग डायनेस्टी को पूरा स्टार्टिंग टू एंड। तो बने रहो इस वीडियो में सब कुछ जानने के लिए शिशुनाग वंश के बारे में। अब चलते हैं वीडियो की ओर, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस पहले चलते हैं हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में। अब चलते हैं हरियंग वंश में वापस। तो देखो यार हरियंग वंश के अंत में क्या होता है, मगध की जो जनता होती है वो विद्रोह करती है वहाँ के राजा नागदशक का, और एक अमात्य यानी कि जो एक मिनिस्टर है उसको अपना समर्थन देती है। फिर ये मिनिस्टर जिसका नाम है शिशुनाग, ये जाके किल कर देता है यानी कि मार देता है किसे, नागदशक को, और ये बन जाता है शासक और कर देता है स्थापना शिशुनाग वंश की। इस तरीके से स्थापित हुआ शिशुनाग वंश। ये चलता रहा आपका, ये स्थापित हुआ था आपका कब 413 में, और कब खत्म हुआ इसका रूल 345 में। तो इतने सालों तक ये वंश राज्य करता रहा। कहाँ पे? मगध में। तो ये बीसी की बात कर रहा हूँ मैं, सोचना ये मैं उल्टी गिनतियाँ क्यों बता रहा हूँ। तो बीसी की, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं हम, ईसा पूर्व की, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम शिशुनाग के बारे में कि शिशुनाग क्या था, पहले कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या है भाई। तो भाई इसका बैकग्राउंड ये था, ये वाइस रॉय था काशी का, मगध का राजा बनने से पहले। तो देखो यार कितने बड़े पद पे था ये ऑलरेडी। तो वाइस रॉय था ये काशी का, मगध का राजा बनने से पहले। और अगर हम बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो वो थी गिरिवर्जा में थी इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी वहाँ थी, पर बाद में यार इसके समय में भी यही हुआ कि इसने सोचा यार अब तो यार वैशाली वगैरह हम जीत रखे हैं। हरियंग वंश के टाइम पे आपको पता ही है वैशाली जीत लिया गया था, अजातशत्रु ने जीत लिया था। तो भाई तो वैशाली वगैरह हम जीत ही गए, तो चलते हैं फटाफट से वैशाली में, निकलते हैं अपनी राजधानी में, मजे करेंगे वहीं पे। तो ये लेके चला गया अपनी राजधानी वैशाली में, क्योंकि वहाँ पे सब लोग आया करते थे, वहाँ से चीज़ें सारी की सारी पास पड़ती थी, तो इसलिए वो लेके चला गया वहाँ से। चारों तरफ के रास्ते से खुला रास्ता था चारों तरफ का, तो इसलिए वैशाली में अपनी राजधानी ले गया। और बाकी राजधानी इधर उधर करने के अलावा भी इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो थी अवंती को जीतने की अचीवमेंट। इसने अवंती को जीत लिया था और हरा के मिला लिया था अपने राज्य में, और अवंती मिल गया इनके राज्य में। आपको पता ही है कितने समय से अवंती आक्रमण कर रहा था। पहले फ्रेंड बना लिया किसी ने, उसके बाद में किसी ने हमला कर दिया, कभी अवंती ने हमला करने की कोशिश करी। तो कुल मिला के यार देखो यार अवंती से बहुत लंबी राइवलरी चल रही थी। तो ये कम से कम 100 साल पुरानी जो राइवलरी थी, जो प्रतिद्वंद्विता थी, वो ख़त्म हो गई इन लोगों की, मगध वालों की, अवंती से। और अवंती भी अब मगध का हिस्सा हो चुका है और अब बना रहेगा बहुत दिनों तक, मौर्य साम्राज्य के अंत तक बना रहेगा। तो बस यार इसने यही काम किए थे शिशुनाग ने, इससे ज़्यादा तो बाकी तो मज़े करे यार। मिनिस्टर वगैरह बना था यार, नया वंश स्थापित किया था, बाकी तो मज़े करने में लगा था, मस्त ऐश और आराम कर रहा था। तो अब देखो यार अब खत्म होती है शिशुनाग की कहानी। अब आता है अगला शासक मगध पर, वो आता है कालाशोक, जो कि शिशुनाग का पुत्र होता है। इससे हम काकावन्ना के नाम से भी जानते हैं, तो काकावन्ना के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। अब देखते हैं फटाफट से इसने क्या काम धाम किए भाई कालाशोक जी ने। तो यार देखो कालाशोक जी ने पहला बड़ा काम तो ये किया, अपनी राजधानी लेके चले गए वापस, ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना बिहार में लेके चले गए वापस अपनी राजधानी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वापस पटना में क्यों ले गए, वैशाली क्यों अच्छा नहीं था। यार देखो यार वैशाली में क्या होता था ना, वैशाली में दूर दूर से लोग आते थे, बहुत लोग आया करते थे वैशाली में, और वैशाली सेफ जगह नहीं था जरा राजधानी के लिए, क्योंकि कोई भी आके वहाँ पे हमला कर सकता था कभी भी, क्योंकि वैशाली को खुद इन लोगों ने जीता था हमला करके। तो सोच ही सकते हो आप। तो भाई इसलिए ये अपनी राजधानी लेके चला गया पाटलिपुत्र पटना में, जहाँ पर आपको पता ही है किसने शहर की स्थापना, इस शहर की स्थापना किसी बंदे ने करी थी, उदयन ने करी थी, आपको पता ही है। ये हो गया इसका एक बड़ा काम। और अब अगर इसके दूसरे बड़े काम की बात करें तो इससे भी बहुत धर्म बहुत पसंद था। तो इसने वैशाली में 383 BC में बौद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी। आपको पता ही है फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल किसने बुलाई थी, वो हरियंग वंश में बुलाई गई थी अजातशत्रु के द्वारा। तो सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई आपके कालाशोक के द्वारा 383 BC में। तो ये इसका बहुत बड़ा काम था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई जो कि बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड थी। बाकी यार बौद्धिस्ट काउंसिल और बौद्ध धर्म के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना। तो अब यार फटाफट से बात कर लेते हैं इस वंश के अंत की और कालाशोक के अंत की। तो देखो यार कालाशोक एक महल क्रांति में मारा गया था, माना यही जाता है। एक जगह तो एक मतलब सोर्स तो कई सारे होते, तो एक सोर्स से तो यही माना जाता है कालाशोक एक महल क्रांति में मारा गया। तो कालाशोक था आखिरी योग्य शासक इस वंश, तो आपको पता ही है। और तो क्या होता है, इस वंश का आखिरी शासक होता है नंदी बर्मन,
उसको मार देता है महापद्मनंद नंदीवर्मन को मार के शासक बन जाता है मगध का और स्थापना कर देता है नंद वंश की। तो इसी तरीके से अंत होता है अपने शिशुनाग वंश का। अब गाइस, अब अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वंश को। अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करना है ऐसी वीडियोस के लिए, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करके मुझे बताना। मिलते हैं, तो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।